ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 ज़रा पहले कर लें आप जल्दी से। 8 नंबर का ये सवाल है, स्प्रिंग 24 में आया था। जी, ऑन यकम जनवरी 2023 टेक्सटियो लिमिटेड commenced construction of its factory building. Below is the breakdown of payments made to the contractor. यकम फरवरी, यकम अप्रैल, यकम सितंबर, यकम फरवरी, ये पेमेंट्स हुई हैं, ठीक है। These payments were financed through following sources. यकम जनवरी को वो कह रहा है फाइनेंस किया है इसको फॉलोइंग सोर्सेज से, ठीक है। तो यकम जनवरी को वो कह रहा है कि आपका 17% लोन आया है, ठीक है, और राइट शेयर्स आपके यकम मार्च को आए हैं और यकम अगस्त को आपका 19% शॉर्ट टर्म लोन है। पहले वाला लॉन्ग टर्म लोन है, दूसरे वाला शॉर्ट टर्म लोन है। अब वो कह रहा है दीज पेमेंट्स वर फाइनेंस्ड थ्रू फॉलोइंग सोर्सेज, और नहीं बताया कि ये लोन स्पेसिफिक हैं या जनरल हैं, लेकिन दो निशानियां नज़र आ रही थी। एक तो 890 का 890 फाइनेंस हुआ पड़ा है, लेकिन इससे ज़्यादा बेहतर कि उसने क्या कहा है कि एग्जिस्टिंग लोन्स नहीं है, या तो वो कह दे लफ्ज़ रनिंग फाइनेंस फैसिलिटी, तब भी वो बताता है, जैसे पिछले सवाल में उसने बताया कि ये और कामों के लिए भी इस्तेमाल होगी। लेकिन इन सब से बढ़कर एक अजम्पशन हम लिया करते हैं, जो आज पहली बार ज़रूरत पड़ी तो मैं लिखवाने लगा हूँ। अगर सवाल खामोश होगा कि लोन कौन सा है, ना समझ आए, तो हम कौन सा लेंगे, स्पेसिफिक, ठीक है। लेकिन अब ये ना हो ना कि वो कोई बात कर रहा हो और आपको समझ ना आए और आप स्पेसिफिक ले लें। बहरहाल अभी सवाल से कोई बात ज़्यादा क्लियर पता नहीं लग रही। वैसे मुझे थोड़ा थोड़ा लग भी रहा था कि पेमेंट्स वर फाइनेंस थ्रू फॉलोइंग सोर्सेज। तो अब आप कह सकते हो सर ये तो लोन्स ही हैं, हो सकता है कि ये जनरल हों। तो फिर जब यकम जनवरी को उसने कंस्ट्रक्शन शुरू किया है, ये लोन आ भी उसी दिन रहे हैं। यकम जनवरी को पहला लोन आ रहा है, फिर यकम मार्च को घर से ओनर्स पैसे ले आए, ये असल में सिखाने आए हैं इस सवाल में, ठीक है। और फिर यकम अगस्त को फिर लोन आया, पैसे कम पड़ गए होंगे, तो नहीं समझ आ रही। तो फिर बहरहाल आप जो है वो यहाँ पर स्टार लगा कर लिख लें। अगर सवाल खामोश हो तो हम लोन को स्पेसिफिक अज्यूम करते हैं, ठीक है जी। अच्छा, अगली बात, अहम बात क्या करनी है असल में तो इक्विटी की, वरना तो ये सवाल इतना मुश्किल नहीं है। राइट शेयर्स किसे कहते हैं जी? राइट शेयर्स, थोड़ी सी बात अब ये भी करते चले। राइट शेयर्स किसे कहते हैं? वैसे तो हमने इश्यूएंस ऑफ शेयर कैपिटल पढ़ना है स्टेटमेंट ऑफ चेन इक्विटी के टॉपिक में जाके। बहरहाल तब तक गुजारा तो करना ही है ना। राइट शेयर्स कहते हैं न्यू शेयर्स इश्यूड टू एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स। क्या हुआ? हाँ, एक दो बच्चे बैठे हो ना तो वो आंख भी इधर से उधर करेंगे तो फ़ौरन पता लग रहा होगा ना, ठीक है जी। नए शेयर्स हमने इशू किए हैं एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को। अच्छा, अब ये क्यों हम करते हैं? पहली बात, एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को नए शेयर्स जो इशू किए जाते हैं ना, नॉर्मली वो थोड़े से सस्ते दे दिए जाते हैं। जैसे कि अब शेयर की एक चीज़ होती है शेयर की फेस वैल्यू देखेंगे, फिर एक होता है उसके ऊपर प्रीमियम। अब मार्केट प्राइस मिसाल के तौर पे हमारे शेयर की आजकल चल रही है 20 रुपये, तो हो सकता है हम अपने एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को वही शेयर 15 में दे दें, क्योंकि बाहर जाएंगे तो वो इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग को बड़े सारे मसले होते हैं, आईपीओ करना पड़ेगा और वो बड़े ड्रामे होते हैं, ठीक है। तो उससे बचने के लिए हम कहते हैं चलो यार अपने ओनर्स को ही दे दो, 2-4 रुपये सस्ता दे दो, ये पैसे एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स हैं, ये पैसे ले आएंगे, चाहे जाके बाहर ये शेयर बेच भी दें। राइट शेयर्स का मतलब ये होता है कि जिस प्रोपोर्शन में पहले आपकी शेयर होल्डिंग है उसी प्रोपोर्शन में आपको नए शेयर्स मिलते हैं, यानी आपकी शेयर होल्डिंग परसेंट। डायरेक्टर हो तो ये नहीं कि राइट शेयर के बाद आप जो है वो किसी और को और डायरेक्टर बनाओ। राइट शेयर्स का मतलब होता है, ये इंशाल्लाह देखेंगे जिस तरतीब में ये पढ़ते हैं, टॉपिक आएगा। तो फिलहाल तो अगर आपने नए शेयर्स, मैंने सिर्फ ये बताना था आपको कि नए शेयर्स अगर आपने इशू किए हैं तो आपको शेयर कैपिटल आएगा, और बोलो नहीं आएगा? शेयर कैपिटल आएगा, घर से ओनर पैसे लाए तो जो आपने एंट्री पढ़ रखी है आज तक, कैश डेबिट कैपिटल क्रेडिट, जिसको मैंने आपको
करवा दिया था चेंज कि शेयर कैपिटल कहेंगे इसको कैपिटल की बजाय, तो कैश डेबिट शेयर कैपिटल क्रेडिट, ये एंट्री आपको बस पता होनी चाहिए कि अगर राइट शेयर्स राइट इशू लिखा हो तो उसका मतलब क्या है। अब जैसे थोड़ी देर पहले मतलब हम देख रहे थे कि बैंक से लोन लिया है, तो उसमें भी तो एंट्री यही होती है, कैश डेबिट लोन पेएबल क्रेडिट, कैश डेबिट लोन पेएबल क्रेडिट। तो असल में तो क्या है, हमें कैश चाहिए, कुछ ओनर घर से ले आए, कुछ बैंकों से ले लिया, ये कैश फिर इस्तेमाल करना है हमने अपनी कंस्ट्रक्शन में, ठीक है। तो क्रेडिट की लड़ाई तो नहीं है फिलहाल, तो बात ये हो रही है। बहरहाल शेयर्स इशू करना, नए शेयर्स इशू करना एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को, ये कहलाता है राइट इशू। और राइट इशू से कैश आएगा जो कि बिल्डिंग में इस्तेमाल हो सकता है। अगर कंस्ट्रक्शन की बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन के लिए हमें पैसे चाहिए थे तो हमने ओनर्स को कहा पैसे ले आओ। तो ये बस थोड़ी सी एक बात है, बाकी तफसीली इसकी एंट्रीज क्या होती हैं, इसके अंदर क्या कॉन्सेप्ट है, कैसे ये चलेगा, ये इंशाल्लाह हम पढ़ेंगे आने वाले टॉपिक। ओके डन, चले। अच्छा अब ज़रा पढ़ते हैं। वो कहता है 1 जनवरी 23 को इन्होंने कंस्ट्रक्शन शुरू कर दी है, ठीक है जी, और पेमेंट्स की हैं इस तरह करके। और ये पेमेंट्स फाइनेंस की थी इन्होंने कैसे जी, 1 जनवरी को एक 17% वाला लोन लिया, 1 मार्च को ओनर घर से पैसे ले आए और 1 अगस्त को एक शॉर्ट टर्म लोन लिया 19% वाला, ठीक है। पेबल जब मर्जी है, हमें इससे क्या, हमारे साल में तो पे नहीं हो रहा ना, अगले साल में जाके पे हो रहा है, ठीक है। Surplus funds available from both the loans and right issue were invested in a saving account earning interest at a rate of 10%. अब surplus funds from the loans, लोन तो स्पेसिफिक है ना, अज्यूम कर लिया ना, बोलो फ्रॉम द लोन्स तो इन्वेस्ट होंगे, तो इनकी इन्वेस्टमेंट इनकम जो है वो आपकी माइनस होगी, इन्वेस्टमेंट इनकम सब्ट्रैक्ट करेंगे आप, ऐसे ही है, वो बोलो। लेकिन राइट इशू भी पड़ा, मतलब पैसे तो ओनर घर से लाए हैं वो भी पड़े हुए हैं, वो बोलो, जो ओनर घर से लाए अगर इस्तेमाल नहीं हुए तो वो भी पड़े होंगे। वो कह रहा है ये भी हमने इन्वेस्ट किए। अच्छा अब इन्वेस्ट किए हैं तो इन्वेस्टमेंट इनकम तो आएगी, लेकिन क्या ये इन्वेस्टमेंट इनकम, ये मैं सब्ट्रैक्ट का मतलब देखो ना, इधर से यूँ लिखता हूँ मैं, इन्वेस्टमेंट इनकम आएगी, इस इन्वेस्टमेंट इनकम को बोरोइंग कॉस्ट टू बी कैपिटलाइज्ड वाली वर्किंग में सब्ट्रैक्ट कर लेना, ये मैं कह रहा हूँ। इन्वेस्टमेंट इनकम कहाँ ले जाना, जो जाहिर सी बात है आपके कैपिटलाइजेशन टाइम के दौरान में आएगी, तो बोरिंग कॉस्ट टू बी कैपिटलाइज्ड वाली वर्किंग में सब्ट्रैक्ट कर लेना, ठीक है। लेकिन जो राइट शेयर्स से आपको इन्वेस्टमेंट इनकम आएगी, अगर पड़ा हुआ है वेला ये बैलेंस भी, तो इन्वेस्ट तो कर सकते हो ना, अब ये भी इन्वेस्टमेंट इनकम आएगी, लेकिन इस इन्वेस्टमेंट को आप अदर इनकम में P&L में लेकर जा सकते हो, इसको बोरिंग कॉस्ट की वर्किंग में नहीं माइनस कर सकते, क्योंकि आपको मैंने बता दिया था इन्वेस्टमेंट इनकम बोरिंग कॉस्ट वाले स्टैंडर्ड के अंदर जो है वो सिर्फ इस सरप्लस फंड के ऊपर लगती है जो स्पेसिफिक लोन का, ठीक है। चले अच्छा जी, अब राइट शेयर्स जब आपने इशू किए तो एक नई चीज़ और भी आ रही है, ये इक्विटी आज पहला पढ़ रहे हैं, पहला दिन पढ़ रहे हैं भाई, ये ज़रा मिटाना है, इक्विटी आज पहली दफ़ा पढ़ रहे हैं ना। तो जैसे लोन की देखें, फाइनेंस बिजनेस अरेंज कर सकता है दो तरह से। फाइनेंस जब बिजनेस ने रेज़ करना हो तो फाइनेंस रेज़ करने के दो तरीके हैं, या तो वो ओनर्स को कहते हैं कि घर से पैसा ले आएँ, तो फाइनेंस अगर ओनर्स घर से लेकर आएँ तो उसको हम कहा करते हैं शेयर कैपिटल, उसको क्या कहा करते हैं जी, शेयर कैपिटल, ऐसे ही है ना। और जो ओनर घर से पैसा लाए यानी शेयर कैपिटल, तो इन्होंने इन्वेस्टमेंट की है ना, वो बोलो, तो ये इन्वेस्टमेंट जो है इसके अगेंस्ट ओनर्स को क्या रिटर्न दिया जाता है, डिविडेंड,
ठीक है। ऐसे ही अगर फाइनेंस रेज किया आपने अदर्स से बैंक्स, तो इस फाइनेंस को आप क्या नाम देते हो? लोन। और इस पर जो कॉस्ट आप पे करते हो अगले को, उसको क्या कहते हो आप? इंटरेस्ट। अब शेयर कैपिटल और लोन में बुनियादी फर्क कोई बता दे मुझे। शेयर कैपिटल और लोन में बुनियादी फर्क बता दे मुझे। लोन के इंटरेस्ट पे करना ही करना है, डिविडेंड इनकी मर्जी है, पे करें। बिल्कुल सही है। और लोन रीपे करना है, शेयर कैपिटल तो कंपनी की ज़िंदगी में कभी कंपनी वापस नहीं करती। कंपनी मर जाए तो सारे एसेट्स बेच, लोया बेच, लैलन बेच, टीन डब्बा बेच, सब कुछ बेचने के बाद कोई लाइबिलिटीज़ हैं तो पे करने के बाद बचा खुचा मिलता है। तो इसका मतलब शेयर कैपिटल और लोन दो डिफरेंट चीज़ें हैं। लोन को हम बोरोइंग कहते हैं। शेयर कैपिटल इज़ नॉट बोरोइंग, शेयर कैपिटल इज़ इक्विटी। क्या आपने क्या बोला भाई? हाँ, मतलब शेयर कैपिटल इक्विटी है, इट इज़ नॉट अ बोरोइंग। तो अगर शेयर कैपिटल इज़ नॉट बोरोइंग तो फिर इसकी जो कॉस्ट है ये भी बोरोइंग कॉस्ट नहीं है। आपकी बोरोइंग की कॉस्ट बोरोइंग कॉस्ट है ना। तो एक चीज़ को हम बोरोइंग कह ही नहीं रहे। बोरोइंग क्या है? जो लोन आपने लिया वापस करना। इक्विटी इज़ नॉट, वैसे ठीक है बचपन में आपने पढ़ा था पेएबल टू ओनर्स है शेयर कैपिटल, लेकिन ये डेट है, ये इक्विटी है। दोनों में फ़र्क क्या है? ये वापस हो जाएगा एक ख़ास अरसे के बाद, ये वापस कभी नहीं करेगी कंपनी। इस पर स्पेसिफाइड डेट्स पर स्पेसिफाइड अमाउंट्स की पेमेंट है, ये इसको क्वालिफाई करती है। इसको कहते हैं कैश फ्लो करेक्टरिस्टिक टेस्ट। आप FAR 2 में पढ़ेंगे जाके, IFRS 9 के अंदर फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स में। इसको डेट कहने के लिए इसके ऊपर कैश फ्लो करेक्टरिस्टिक टेस्ट लगना, पास होना इसका लाजमी। और कैश फ्लो करेक्टरिस्टिक टेस्ट क्या होता है? स्पेसिफाइड डेट्स पर स्पेसिफाइड अमाउंट्स का आना। और स्पेसिफाइड अमाउंट कौन सी? प्रिंसिपल और इंटरेस्ट। लोन के केस में होता है कि आपके इतने पैसे इस दिन किस्त ऐसे ऐसे वापस होगी और इंटरेस्ट ऐसे पे होगा। तो स्पेसिफाइड डेट्स पर स्पेसिफाइड अमाउंट्स, बोरिंग के लिए जरूरी शर्त क्या है? स्पेसिफाइड डेट्स एंड स्पेसिफाइड अमाउंट्स। और ये स्पेसिफाइड अमाउंट्स में दो चीज़ें हैं। अमाउंट्स, ये कौन कौन सी दो चीज़ें हो सकती हैं जी? बस प्रिंसिपल और इंटरेस्ट, ठीक है। ये अमाउंट, स्पेसिफाइड अमाउंट्स जो हैं, ये सिर्फ ये दो चीज़ें हो सकती हैं, प्रिंसिपल अमाउंट और इंटरेस्ट। ये जिसमें होंगे ये दोनों शर्तें, मतलब चलो एक ही रख लो ज़रा, आप फिलहाल सिंपल रखो। आपकी अगर स्पेसिफाइड डेट्स पर स्पेसिफाइड अमाउंट्स की पेमेंट्स हो रही हैं तो ये क्वालिफाई कर जाएगी चीज़ एज अ डेट। और आप मुझे बताओ, क्या इक्विटी के अंदर आपकी स्पेसिफाइड डेट्स पर स्पेसिफाइड अमाउंट्स वापस जा रही हैं? क्यों? आपको पहली बात, जो पैसे ओनर घर से लेकर आया वो कंपनी ने कभी वापस नहीं करने। दूसरी बात, अगर प्रॉफिट आएगा तो ढेरों ढेर डिविडेंड, और नहीं आएगा तो नहीं भी मिल सकता, कोई फिक्स अमाउंट, इसलिए वो हलाल है, ये हराम है। बात समझ आ रही है? ठीक है। और बहरहाल इक्विटी के अंदर स्पेसिफाइड डेट्स पर स्पेसिफाइड अमाउंट्स की चूंकि पेमेंट नहीं है, इसलिए डिविडेंड को आप बोरोइंग कॉस्ट कह ही नहीं सकते, ठीक है। क्योंकि इक्विटी इज नॉट डेट, इक्विटी इज नॉट अ बोरोइंग। बोरोइंग क्वालिफाई करने के लिए ये जरूरी है, इक्विटी इज नॉट अ बोरोइंग, देयरफॉर डिविडेंड इज नॉट अ बोरोइंग कॉस्ट। ओके, तो एक तो ये धोखे से निकल आओ, नॉट अ बोरोइंग कॉस्ट। बल्कि इसको ना मैं यूं लिखता हूं यहां पे आपके लिए, ताकि आपको याद रह जाए। आप फिर इसकी पिक्चर लें बेशक, घर पे इसको आप जो है वो फिर दोबारा बना लीजिएगा। वो क्या है, इधर देखो। अब ये फ़र्क समझ आ गया है ना? मैं ये वर्किंग कर रहा हूँ आपकी, जो आज तक आप करते आए, ठीक है। आप करते थे ना वर्किंग, बोरोइंग कॉस्ट टू बी कैपिटलाइज्ड। तो इसके अंदर आपने अभी तक 3 आइटम्स दिए थे। मैंने पहले दिन कहा था चौथा कोई नहीं आना। तो आज आपका दिल कर रहा था कि अगर आपने ओनर से पैसा लिया है तो उनको भी तो डिविडेंड पे करेंगे, ये भी तो कॉस्ट ही है। अब वो ओनर वाला पैसा
फाइनेंस ही रेज हुआ है, उसकी कॉस्ट डिविडेंड है, तो बोरिंग कॉस्ट ही है। तो हमने क्या डिसाइड कर लिया, नहीं, क्योंकि शेयर कैपिटल यानी इक्विटी बोरिंग ही नहीं है तो डिविडेंड भी बोरिंग कॉस्ट नहीं है। उसके लिए ज़रूरी क्या है, बोरिंग के लिए ज़रूरी है, शर्त क्या है कि उस पर स्पेसिफाइड डेट्स पर स्पेसिफाइड अमाउंट पे हों, और वो अमाउंट्स जो हैं वो प्राइमरीली होती हैं प्रिंसिपल और इंटरेस्ट। तो अगर ये नहीं शर्त पूरी हो रही है तो फिर इक्विटी और चीज़ है, उसकी कॉस्ट भी और चीज़ है। इक्विटी बोरिंग नहीं है तो उसकी कॉस्ट यानी डिविडेंड बोरिंग कॉस्ट भी। तो ये इस तरह से वर्किंग छोटी सी बना के ना, लोन प्रोसेसिंग चार्जेस आएंगे, फिर क्या आता है जी, इंटरेस्ट एक्सपेंस ऑन स्पेसिफिक लोन्स। तो पूरा आपको फॉर्मेट बना रहा हूँ ना ताकि आपको याद हो जाए अब ये बात, ठीक है। लेस करते हैं इसमें से इन्वेस्टमेंट इनकम, ये एक्सपेंस, चलो ठीक है, और इनकम लेस कर दिया आपने, और इसको नेट करके आप ले आते हैं आउटर कॉलम में। और तीसरी चीज़ क्या आया करती है, इंटरेस्ट एक्सपेंस ऑन जनरल लोन्स, ठीक है जी। और उसके बाद मैं एक चीज़ लिख कर यहाँ पे काट रहा हूँ, आपके दिल में आ रहा था कि यहाँ पे हम डिविडेंड ऑन इक्विटी भी लेना लें, तो उसका जवाब है नहीं। अब ये नहीं लिखने के लिए ये छोटी सी वर्किंग जो आपने यहाँ पे बनाई ना, छोटा सा फॉर्मेट बना के, उसके बाद फिर आप यहाँ पर काटें इसको, और काट के यहाँ पर आप ये रूल लिखें जो मैंने आपको बोला उर्दू में कि इक्विटी इज़ नॉट अ बोरोइंग, यानी नॉट अ डेट, इक्विटी इज़ नॉट अ डेट, इक्विटी इज़ नॉट अ बोरोइंग, ब्रैकेट में डेट लिखें क्योंकि ये इक्विटी है। डेट और इक्विटी में फ़र्क है ना, यही तो, ठीक है। आप बड़े होते जाएंगे तो पढ़ेंगे इंशाल्लाह, फिलहाल गुजारा करें इतनी बात सही। इक्विटी इज नॉट अ बोरोइंग, ब्रैकेट में डेट कर दें, देयरफॉर डिविडेंड इज नॉट अ बोरोइंग कॉस्ट, देयरफॉर डिविडेंड इज नॉट अ बोरोइंग कॉस्ट। ठीक है बच्चों, तो इसलिए ये कभी भी आपकी इस वर्किंग के अंदर नहीं आएगा, ये धोखा ना खा जाना। ये मैंने लिख कर काट के इसलिए यहाँ पर आपको रूल के तौर पे लिखवाया, आप अपने रजिस्टर्स पे इसको नोट कर चुके हैं आप, ठीक है। हमारे 3 ही आइटम्स हैं, चौथा कोई नहीं आया, ठीक है। और सही है, तो क्या लिखा आपने, इक्विटी इज नॉट अ बोरोइंग, देयरफॉर डिविडेंड इज नॉट अ बोरोइंग कॉस्ट। अच्छा जी, ये हो गया नोट, मतलब पिक्चर हो गई इसकी। नोट तो घर जाके करेंगे ना, ये कभी भी नहीं आना, कभी भी नहीं आना, ओके। अब आओ इधर, और सबसे पहले इसको काट दो। असल में तो यहाँ पे काट के स्टार लगा लेते तो ज़्यादा अच्छा होता, खैर चले, अब वहाँ पे लग गया, यहाँ पे भी स्टार लगा के लिख सकते हैं आप किताब के ऊपर। इक्विटी बोरोइंग नहीं है इसलिए इसकी कॉस्ट बोरिंग कॉस्ट नहीं है, लेकिन पैसे तो इस्तेमाल हुए ना, तो ओन फंड्स इस्तेमाल हो सकते हैं। अगर कंस्ट्रक्शन में ओन फंड्स इस्तेमाल हो रहे होंगे तो उस वक्त के अंदर आप कोई और चीज़ इस्तेमाल नहीं कर रहे होंगे। प्रेफरेंस ऑर्डर क्या है, सबसे पहले आपने इक्विटी इस्तेमाल करनी है, फिर स्पेसिफिक लोन, फिर जनरल लोन। बहरहाल वो तो तब है ना जब आपके पास सबसे पहले इक्विटी हो, यहाँ पे तो उसने पहले स्पेसिफिक लोन ले लिया, तो ठीक है चलने दो। अच्छा, अब सरप्लस फंड्स अवेलेबल फ्रॉम बोथ लोन्स। अब मेरे सवाल के लिए एंड राइट शेयर्स, मेरे सवाल के लिए राइट शेयर्स की इन्वेस्टमेंट जो है वो रेलेवेंट नहीं है, क्योंकि सवाल की रिक्वायरमेंट एक्सट्रैक्ट्स नहीं है। सवाल की रिक्वायरमेंट अगेन क्या है, कैलकुलेट बोरोइंग कॉस्ट टू बी कैपिटलाइज। तो पीएनएल के अंदर वो इन्वेस्टमेंट इनकम चली जाती है अगर को होता तो, लेकिन मैं पीएनएल बना नहीं रहा, ठीक है। तो मेरे लिए बस सरप्लस फंड्स हैं, लेकिन एक से ज़्यादा लोन मैंने कहा था आ सकते हैं, आज आ गए हैं। 2 स्पेसिफिक लोन है तो कोई मसला नहीं है, आपके स्पेसिफिक लोन कॉलम है ना, अभी करते हैं। एक लोन आएगा इस्तेमाल होता जाएगा, फिर दूसरा आ गया उसी में ऐड हो जाएगा, मसला क्या है, बैलेंस में भी ऐड हो जाएगा। लेकिन ये तो सवाल ही इतना प्यारा बना हुआ है कि पहले एक खत्म होगा फिर दूसरा आएगा, टेंशन ही कोई नहीं। एक पड़ा हो दूसरा आ जाए तो हो सकता है, टेस्ट में हो सकता है, ठीक है। अच्छा, सरप्लस फंड्स अवेलेबल फ्रॉम बोथ लोन्स वर इन्वेस्टेड इन अर्निंग इंटरेस्ट एट, तो ये मेरे लिए येलो लाइन रेलेवेंट है, ठीक है। मैंने राइट शेयर वाली बात को इग्नोर कर दिया, ठीक है। आगे पढ़ो, कंस्ट्रक्शन वर्क वॉज सस्पेंडेड फ्रॉम 1 जुलाई टिल 31 जुलाई, हाउएवर सब्सटेंशियल
टेक्निकल एंड एडमिन वर्क वाज कैरिड ड्यूरिंग जुलाई। देखें जी, इस सस्पेंशन को मैं रूटीन कह रहा हूँ, उसकी वजह है ये जुमला। अब ये थ्योरी पढ़ी नहीं है ना, इसलिए मैं आपको ये अभी ऐसे बता नहीं सकता। स्टैंडर्ड ने ये लिखा हुआ है कि सस्पेंशन को नॉन रूटीन, मैंने तो आपको वैसे समझा दिया ना कि मटेरियल नहीं है, लॉ एंड ऑर्डर ख़राब हो गया है, लेबर स्ट्राइक पे चली गई है, या कोई जियोलॉजिकल कॉम्प्लिकेशंस आ गई हैं, या कोई आपकी वो एलडीए ने आके आपकी पाबंदी लगा दी है, काम रोको, परमिट नहीं लिया हुआ, तो ये तो मतलब नॉन रूटीन की मैंने एग्जांपल्स दी थी ना। लेकिन स्टैंडर्ड ने थोड़ा ये लिखा होगा एलडीए आ गया है। स्टैंडर्ड ने जो बात लिखी हुई है वो कुछ इस तरह से है कि सस्पेंशन नॉन रूटीन तब है जब एक्टिव डेवलपमेंट ही रुकी हुई हो। वो कह रहा है काम रुका हुआ है लेकिन सब्सटेंशियल टेक्निकल और एडमिन काम हो रहा है। मतलब शायद उसी तरह की मिसाल बन रही है कि लेंटर डाल चुके हैं, अब ऊपर की तैयारियां चल रही हैं, हम प्लानिंग कर रहे हैं, नक्शे बना रहे हैं। तो ये इंशाल्लाह जाके ना हम यहाँ से पढ़ेंगे, मैं दिखाता हूँ आपको, क्योंकि थ्योरी हम एंड पे पढ़ते हैं ना, इसलिए गुजारा कर लें। फ़िलहाल सवाल रेफ़र करूँगा जब यहाँ से पढ़ाऊँगा। तो ये पेज नंबर पे वैसे देख लेना किस सफ़े के ऊपर ये मसला लिखा हुआ है। पेज नंबर 53 पे आपको सस्पेंशन का लफ्ज़ नज़र आ रहा है ना, देखें बेशक यहीं से देख लें, पेज 53 पे आइए, देखो ज़रा यहाँ से देखो। एंटी शैल सस्पेंड कैपिटलाइजेशन ड्यूरिंग पीरियड्स इन विच इट सस्पेंड्स active development of a qualifying acid. However, suspension is a necessary part of process of getting the acid ready, then borrowing cost will be. अब एक्टिव डेवलपमेंट क्वालिफाइंग एसिड की वो कह रहा है सस्पेंड होगी, तो फिर आपने कैपिटलाइजेशन ऑफ बोरिंग कॉस्ट सस्पेंड करनी है। ये बात समझ आई? तो बोलो, आगे तफसील पढ़ेंगे यहाँ एग्जाम्पल में, तो फिर और भी चीज़ें देखेंगे। जैसे ये देखो, एंटिटी शैल सीज कैपिटलाइजिंग, जब काम पूरा हो जाए। इसको छोड़ो, बल्कि बस इतनी सी बात, अभी फिर तफसील से पढ़ना है ना। तो सादा सी बात क्या पे यहाँ पे लिखी हुई है कि सस्पेंड सिर्फ तब करना है जब एक्टिव डेवलपमेंट रुक जाए। अब आपका जो सवाल था उसके अंदर क्या कहानी थी, उसने क्या बोला, सस्पेंड तो हुआ है लेकिन एक्टिव डेवलपमेंट नहीं रुकी। तो ये एक निशानी थी अकल वालों के लिए कि ये कौन सी सस्पेंशन है। बाकी फिलहाल गुजारा कर लो, ठीक है। सस्पेंशन कौन सी है, अब बोलो। रूटीन। रोटी, अच्छा रूटीन, ठीक है। सरदनान आए तो नहीं अभी? चलो आए तो फिर ही बताना मुझे आज कौन सा बच्चों को निकालना है, जितना पढ़ लिया पढ़ लिया। अच्छा जी, अच्छा जी, अच्छा जी, अच्छा जी, अच्छा जी। द कंस्ट्रक्शन ऑफ द फैक्ट्री बिल्डिंग वॉज कम्प्लीटेड ऑन 30 नवंबर 23। लो जी, काम भी यहाँ पे ख़त्म हो गया। अच्छा, अब रूटीन है तो फिर क्या करो, ये एडजस्टमेंट समझो है ही नहीं। अच्छा, अगर नॉन रूटीन होती फिर भी क्या करते, सिर्फ बटे लगाते हुए एहतियात करते, थोड़ा मंथ लिख लेते, लेकिन सवाल में सारे सवाल में देखना नहीं था, साथ साथ करते एंड पे। द कंस्ट्रक्शन ऑफ फैक्ट्री बिल्डिंग वॉज कम्प्लीट ऑन 30, ये भी अभी वहाँ पे पड़ा हुआ था, बट ड्यू टू माइनर मॉडिफिकेशन इट वॉज अवेलेबल फॉर यूज़ ऑन 31 दिसंबर। तो ये जो अगली लाइन है ये भी चलो अब वहीं से दोबारा पढ़ ही लेते हैं, थोड़ा थोड़ा छेड़ते तो रहे ना कि थ्योरी इंपॉर्टेंट क्यों होती है, क्यों उस्ताद कहता है थ्योरी बड़ी इंपॉर्टेंट होती है, सवाल नहीं से बन रहे होते हैं। इसलिए तो हम पोस्टमार्टम करते हैं चैप्टर का, तभी जान छोड़ते हैं। वही सब्सिक्वेंट एक्सपेंडिचर की एग्जांपल की थी, ट्राई की थी, हो गई थी की नहीं, दूसरी हाफ हुई है यार। उसका सलूशन ना दे दूं आप लोगों को, चलो एक एक करके सॉल्व करेंगे। सीएमए का कोई बच्चा तो मेरे पास आया नहीं है, तो थोड़ा अगर सर आ भी गए तो ऊपर चले जाएंगे, एक पार्ट बी बना लेंगे, उसमें सब्सिक्वेंट एक्सपेंडिचर की एग्जांपल्स फटाफट कर लेंगे, ठीक है। फिर आप चले जाना, फिर मैं सीएमए देखता हूँ, ना कोई आया तो फिर मैं पिछले दफ़ा का लेक्चर चढ़ा दूंगा। कैमरे को तो नहीं पढ़ा सकता मैं, होमवर्क क्यों कम। अच्छा जी, ये देखें, एन एंटी शैल सीज कैपिटलाइजिंग बोरिंग, उसी पेज पे फिर आ गया हूँ। व्हेन सब्सटेंशियली ऑल एक्टिविटी नेसेसरी टू प्रिपेयर क्वालिफाइंग एसिड फॉर इंटेंडेड यूज और सेल आर कंप्लीट। ये असल रूल क्या है, कब रोक दोगे? मैंने तो सिर्फ सादा बात की हुई थी ना, ये बारीकियों में तो थ्योरी में जाकर ही पता लगता है। पढ़ेंगे जी, सारी थ्योरी पढ़नी है बारीकियों में जाकर। वो कहता है एंटिटी रोक देगी कैपिटलाइजिंग बोरिंग कॉस्ट जब ऑल एक्टिविटी नेसेसरी टू प्रिपेयर क्वालिफाइंग एसिड फॉर इंटेंडेड यूज और सेल आर कंप्लीट। मतलब बिल्डिंग सारी बन गई है, ठीक है, लेकिन हम कह रहे हैं और नहीं यार,
ये जो पेंट है ना इस कमरे में, वो ये भाई कह रहा है मेरे कमरे में एक दीवार नीली हो एक पीली हो, वो भाई कह रहे हैं कि जी कंप्लीट तो हो गई है लेकिन यहाँ पर लिखें कि ये मेरा कमरा है, मेरा नाम लिखें और यूँ तीर लगाएं और यूँ बताएं कि ये इस भाई का कमरा इस तरफ है और अम्मा का कमरा जो है वो उस साइड पे है और जो है वो दादी अम्मा का कमरा इस साइड पे है। अब क्या है, बिल्डिंग तो बन गई है, अब ये निशान वगैरह लग रहे हैं और ये ऐसे मर्जी के काम हो रहे हैं, थोड़ी सी ऐसे छोटी मोटी फर्निशिंग वगैरह हो रही है, तो स्टैंडर्ड कहता है कि ये मेरे हिसाब से कंप्लीट हो गई है, बोरिंग कॉस्ट को कैपिटलाइज करना रोक दो। एन एसेट इज नॉर्मली रेडी फॉर इंटेंडेड यूज और सेल व्हेन फिजिकल कंस्ट्रक्शन ऑफ एसेट इज कंप्लीट इवन दो रूटीन एडमिन वर्क माइट स्टिल कंटिन्यू। ठीक है, इफ माइनर मॉडिफिकेशन सच एज डेकोरेशन ऑफ प्रॉपर्टी टू परचेजर्स और यूजर्स स्पेसिफिकेशन आर ऑल दैट आर आउटस्टैंडिंग, दिस इंडिकेट्स दैट सब्सटेंशियली ऑल एक्टिविटीज आर कंप्लीट when entity completes the construction of qualifying asset। अच्छा इसको छोड़ो, ये आगे पढ़ेंगे। ठीक है, तो ये सारी बात जो है ये अभी रेलेवेंट थी, उससे अगली अभी रेलेवेंट नहीं है फिलहाल। ठीक है, तो यहाँ तक की बात आपको समझ लेनी चाहिए कि रोक देंगे जब सब्सटेंशियली एक्टिविटीज सारी कंप्लीट हो जाएं। अब वो कहता है कि नॉर्मली ये कब होता है, जब फिजिकल कंस्ट्रक्शन एसेट ही कंप्लीट हो जाए, चाहे एडमिन वर्क छोटा मोटा डेकोरेशन वगैरह ये रहता भी हो, तो हम कैपिटलाइजेशन को उसका इंतजार नहीं करेंगे कि डेकोरेशन पूरी हो तो रोकें, कंस्ट्रक्शन फिजिकल कंस्ट्रक्शन नॉर्मली कंप्लीट हो जाए तो हम कैपिटलाइजेशन को रोक देते हैं। ठीक है, कितनी इंपॉर्टेंट है एक एक लाइन। अब देखो, वरना गलती करने वालों ने यहाँ क्या गलती करनी थी, उन्होंने नवंबर की बजाय दिसंबर में सीजेशन करनी थी, और जिन्होंने थेरी पढ़ी हुई थी वो पैरा पढ़ा हुआ था स्टैंडर्ड का, जो कि हम पढ़ेंगे इंशाल्लाह, अभी तो स्टैंडर्ड चल रहा है ना बेटा, आपको पता है। ठीक है, तो जैसे IAS 40 ख़त्म हुआ जब, तो फिर सारा पढ़ा हमने, अब शायद कोई एक आधी लाइन अभी भी पेंडिंग पड़ी है, एक दो लाइनें हैं, एक सवाल भी है, खैर चले कोई नहीं। ओके, तो कहाँ थे हम, ये नहीं, ये कंस्ट्रक्शन ऑफ फैक्ट्री बिल्डिंग वाज कंप्लीटेड ऑन 30 नवंबर 23, बट ड्यू टू माइनर मॉडिफिकेशन इट वाज नॉट अवेलेबल फॉर यूज अंटिल 31 दिसंबर। तो हमें 31 दिसंबर से कोई लेना देना नहीं है। ठीक है, कंप्लीट होगी कंस्ट्रक्शन। तो भाई सवाल तो मेरे ख्याल में बहुत आसान है अब। ठीक है, अब लोन्स हैं दो, तो कोई बात नहीं, हम कमेंसमेंट और सीजेशन बनाते होते हैं ना, तो बोलो, तो कमेंसमेंट लेटर ऑफ, पहले ये तो लिखे ना, लेटर ऑफ लोन रिसीव्ड, वर्क स्टार्टेड, फर्स्ट कंस्ट्रक्शन पेमेंट, और सीजेशन होती है वर्क कंप्लीशन पे। अब लोन दो है तो क्या हुआ, दो दफा बना लो। कैसे, मैं कोई निशानी दे देता हूं, ये यकम जनवरी लिख लो या 17% लिख लेते हैं। 17% लोन का नाम क्या है, 17% हो सकता है ना, तो 17% वाला लोन जो है ये कब रिसीव हुआ, यकम जनवरी। ये बात समझ आई अब, मैं यूं लिख लूंगा, यकम जनवरी 2023 है, वर्क स्टार्टेड यकम जनवरी 23, फर्स्ट पेमेंट यकम फरवरी 23। अब मुझे बताओ इस लोन की कमेंसमेंट डेट क्या है, यकम फरवरी, और वर्क कंप्लीट किस दिन हो गया है, 30 नवंबर। छोटी सी लाइन देखो, इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं भी इसलिए हर चीज़ पढ़ाता हूँ बेटा, जान तो नहीं छोड़ता मैं भी इसलिए आप लोगों की, लेकिन आप भी इस चीज़ को ज़रा जहन में रखें, हर चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट होती है। सवाल आई कि अपना बड़ा नीचे चला जाता है बेस के अंदर, इस FR1 को लेके पता नहीं क्यों इतना आई कैप जो है वो सेंटी हो जाता है। अब ये वाला लोन जो है, लोन 17% वाला, इसका क्या बनता है कैपिटलाइजेशन पीरियड बताओ, 10 महीने, तो बोलो 10 मंथ्स। ठीक है, अच्छा इसी तरह से दूसरा लोन अलग कर लो। अब ये किसका आ गया जी, आपका 17% वाले लोन का हो गया, बोलो। अब ऐसे ही 19% वाले लोन का कर लेते हैं, तो दोबारा लिखना भी नहीं पड़ेगा, अंग्रेजी शंग्रेजी यहीं से देख लो। अच्छा भाई, अब लोन रिसीव्ड किस दिन हुआ है, यकम अगस्त 2023। तो ये मल्टीपल लोन्स भी इस सवाल में सीखे हमने और इक्विटी भी सीखनी है, इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है ये। ठीक है बहुत आसान, लेकिन छोटी आसान चीज़ में आप सिखा दें तो मुश्किल, अब जो मर्जी डालते रहें आप। ठीक है, अब सिनेरियो बदलते रहेंगे, आपने बेस से ऊपर काबू रहना है। अगर ये आज इक्विटी बाद में आई है, कल को ऐसा सवाल आ सकता है इक्विटी सबसे पहले आ जाए, यार फ़र्क क्या पड़ता है।
आपने तो रिसीट पेमेंट बनाना है डेट वाइज नंबरिंग करके, फिर चाहे इक्विटी आए चाहे इक्विटी ना भी आए, इक्विटी पड़ी हुई भी यूज होगी सवालों में, ओन फंड्स कहे थे, तो वो उसके लिए आपने इक्विटी की बजाय आज मैं इक्विटी का कॉलम लिख दूंगा या ओन फंड्स लिख दूंगा, ठीक है, तो वही कॉलम यूज होता जाएगा। बस वो ये फर्क पड़ जाएगा कि जैसे थोड़ी देर पहले जनरल लोन में आना नहीं नजर आ रहा था, सिर्फ जाना नजर आ रहा था, तो अगर आपके शेयर्स नए नहीं इशू हुए बल्कि आपको उसने कह दिया सवाल में ओन फंड्स यूज कर लिए हैं, तो फिर वो ओन फंड्स वाले कॉलम में आना नहीं नजर आ रहा होगा, सिर्फ जाना नजर आ रहा होगा। फर्क क्या है? और उसकी कॉस्ट भी कोई नहीं लेते हम, तो बोरिंग कॉस्ट है ही कोई नहीं, देखेंगे इंशाल्लाह। बहुत ज़बरदस्त सवाल है ये। अच्छा खैर, अगला सब कुछ वैसे ही है ना बेटा, कंस्ट्रक्शन तो इसी बिल्डिंग की थी और फर्स्ट पेमेंट भी इसकी हो चुकी हुई है और 30 नवंबर पे इसने ख़त्म भी होना है, तो इसका मतलब लेटर की वजह से बचत हो गई। जब लोन एक आया ही 1 अगस्त को है, तो इस लोन की कैपिटलाइजेशन भी 1 अगस्त से ही शुरू होगी ना, तो 1 अगस्त से 30 नवंबर तक, तो इस लोन का कैपिटलाइजेशन पीरियड क्या बनेगा जी? कितना? 4 मंथ्स। 4 मंथ्स, ठीक है, बात समझ आ गई? तो बड़ा आसान काम हो गया यार। तो इंटरेस्ट एक्सपेंस तो फटाफट निकल सकता है। 17% वाले लोन का कैपिटलाइजेशन पीरियड है 10 और 19% वाले लोन का कैपिटलाइजेशन पीरियड है 4 महीने, ठीक है, सही है। और सिजेशन यानी सॉरी ये सस्पेंशन जो है ये चूंकि रूटीन है तो इसलिए ज़िंदगी बड़ी ही आसान होगी, ठीक है। अब सवाल कर लें फटाफट। सबसे पहले मेरे ख्याल में हमें इंटरेस्ट एक्सपेंस स्पेसिफिक लोन का निकाल लेना चाहिए। स्पेसिफिक लोन्स हैं तो हुआ लोन्स का निकाल लेना चाहिए, अभी तो रीपेमेंट नहीं आई है जी। क्वेश्चन नंबर कौन सा है जी? क्वेश्चन 9 है, पास पेपर का क्वेश्चन नंबर 9 है, स्प्रिंग 2024 का क्वेश्चन नंबर, स्प्रिंग 24 का क्वेश्चन नंबर 5 है। आपकी किताब का पेज 95 जी। तो बोरिंग कॉस्ट टू बी कैपिटलाइज निकालनी है। बोरिंग कॉस्ट टू बी कैपिटलाइज, सॉरी हाँ कौन सी रीपेमेंट वाली? कौन सा क्वेश्चन? हाँ 7 में क्या करें? 7 कहाँ किया है? कौन सी लाइन चेंज करना चाह रहे हैं? कहाँ पे लिखा हुआ है रीपेमेंट का? कहाँ रीपे कर रहे हैं इसको? रीपे का, अच्छा हाँ सही है। तो आप कहना चाह रहे हैं कि वो बीच में आ जाता, वो कर लेंगे, ठीक है, वो सवाल उन्होंने छेड़ा। अच्छा जी, बोरिंग कॉस्ट टू बी कैपिटलाइज, भाई की फरमाइश थी, छोड़ें आप, इग्नोर करें इस बात को। लोन प्रोसेसिंग चार्जेस आए कोई नहीं यार, रोज लिख लिख के थक गए हम। अच्छा कॉस्ट ऑफ एसेट भी काफ़ी देर से हमने नहीं लिखी है ना, कॉस्ट ऑफ एसेट ना भूल जाना, कंस्ट्रक्शन कॉस्ट आती हैं और फिर बाकी को IAS 16 वाले खर्चे और बोरिंग कॉस्ट, ये हम वो निकाल रहे हैं जो कैपिटलाइज हुआ करती है। लोन प्रोसेसिंग चार्जेस आते हैं, इंटरेस्ट एक्सपेंस ऑन स्पेसिफिक लोन्स। अब लोन्स हैं, आज मैं रोज लिखता था आज आ गए, तो चलो सबसे पहले यही कर लेते हैं, ठीक है। देखो जी, इक्विटी पर तो डिविडेंड जो है वो कोई कॉस्ट वॉस्ट नहीं है, ठीक है ना, ये तो एक्सपेक्टेड डिविडेंड है, पता नहीं दें या ना दें, इसलिए इसको साइड पे कर दिया। तो 2 ही लोन्स हैं, 250 का लोन 17% के हिसाब से 10 महीने, ये सब कुछ कर लिया ना, अब तो सिर्फ मुफ्त के नंबर लेने हैं, और 340 रुपये का लोन 19% के हिसाब से 4 महीने की कैपिटलाइजेशन। लो जी इधर देखो जी, 250 मिलियन का लोन है 17%, और अगर वो सस्पेंशन नॉन रूटीन होती तो यूं करते 10/12, लेकिन ऐसा नहीं है, रूटीन है इसलिए छोड़ो, ठीक है। लेकिन मेरे ख्याल में वो काम ना कर लें, इकट्ठा ही एक ही फिगर देंगे ना। ये आ गया लोन नंबर 17% वाला लोन प्लस जी
300 कितना, दूसरा लोन कितना है, 340 मिलियन का लोन है, 19% इसका इंटरेस्ट रेट है और 4 महीने इसकी कैपिटलाइजेशन होगी। जी बोलो जी, कितना आता है जी इंटरेस्ट टोटल? 762। लोन प्रोसेसिंग चार्जेस कोई नहीं है जी, क्या 763 कर लूँ? 760 यही है भाई? नहीं सर, 250 70 56.95 आता है। 56.95 ओके। 590 की तो अमाउंट है टोटल। हाँ कोई नहीं कोई नहीं कोई नहीं, थोड़ा इधर होके बैठो, इसलिए तो 2 बच्चे तो कम से कम हो, कोई एक गलती करे तो, वरना पूरा लेक्चर चला जाता है। अच्छा जी, अच्छा जी, उसके बाद इन्वेस्टमेंट इनकम का कॉन्सेप्ट यूज़ करेंगे जी। इन्वेस्टमेंट इनकम आ रही है ना, और फिर इंटरेस्ट एक्सपेंस ऑन जनरल लोन भी है, तो इन दोनों के लिए मुझे रिसीट पेमेंट स्केड्यूल चाहिए होता है, और आज इक्विटी भी आ रहा है, मुबारक हो, ठीक है। तो वर्किंग नंबर 1 में कर रहा हूं, रिसीट पेमेंट स्केड्यूल में आज हमारा आखिरी आइटम भी आ गया, डेट डिस्क्रिप्शन, अच्छा अब इधर देखिए, ओन फंड्स, जिसको आप फिलहाल, मैं बल्कि सारे ही लिख देता हूं, इक्विटी भी हो सकती है, रिटेन्ड अर्निंग्स भी हो सकती हैं, लेकिन आज क्या है, इक्विटी है, और इक्विटी है तो उसका आना भी नजर आएगा। और अगर वो सवाल में कभी यूं लिख दे ओन फंड्स यूज हुए, तो फिर ओन फंड्स तो पहले से पड़े होते हैं ना, वो आते नहीं है, तो इधर आना कोई नहीं नजर आएगा, जाना सिर्फ, जैसे जनरल लोन हो रहा था, लेकिन इसका इंटरेस्ट कोई नहीं आना। बात समझ आई? लेकिन अभी तो चूंकि शेयर्स इशू किए हैं, तो ये भी ओन फंड्स ही है ना, उन्होंने घर से लाए हैं, ठीक है, तो उसका आना नजर आ जाएगा, और फिर उसमें से रीपेमेंट करेंगे। सबसे पहले इन्हें यूज करना है। उसके बाद स्पेसिफिक लोन्स, उसके बाद जरा दूर दूर हो गए, स्पेसिफिक लोन्स, जनरल लोन्स और बैलेंस। अब बैलेंस के कॉलम में ना, बैलेंस के कॉलम में सिर्फ आपने स्पेसिफिक लोन वाली अमाउंट को लाना है, गड़बड़ हो जाएगी वरना, ठीक है ना। हाँ, तो इसीलिए मैंने आपको आदत क्या डाली थी, स्पेसिफिक लोन भी जब आता था ना, तो मैं यूं करता था, 100 रुपये का लोन आया, 5 निकालो, एक ही दिन भी हो तो यहाँ पे लिखो पहले 95, फिर इसको इधर लिखो, ताकि कम होता जाए ना, ठीक है। अब अगर ये इसका मामला होगा तो इधर कुछ नहीं ला के लिखूंगा, क्योंकि बैलेंस के कॉलम में सिर्फ क्या लाऊंगा, जिसको इन्वेस्टमेंट इनकम के लिए लेकर जा रहा हूँ, ठीक है। और सही है ना, चलो शुरू करें जी काम। इसके लिए हमें क्या चाहिए होता है, डेट वाइज रिसीट पेमेंट, ठीक है, डेट वाइज रिसीट पेमेंट चाहिए। तो शुरू हो जाए जी, काम शुरू करते हैं जी। सबसे पहले जनाब ये 1 जनवरी को लोन रिसीव हो रहा है, एम आई राइट? बोलो। अच्छा, अब रिसीट पेमेंट है, वर्क स्टार्ट नहीं, पेमेंट की बात करेंगे, ठीक है। तो लोन आया 1 जनवरी 23 को, कुछ और हुआ 1 जनवरी 23 को? बोलो। नहीं। उसके बाद अगला काम क्या हो रहा है जी, 1 फरवरी 23 को पहली कंस्ट्रक्शन पेमेंट हो गई, ठीक है जी। उसके बाद ओए नीचे देखो 1 मार्च पड़ा हुआ है, ध्यान करना, डेट वाइज नंबरिंग, राइट शेयर्स रिसीव हुए, वेरी गुड बच्चे, जाग रहे हो तुम, हालांकि 1-2 बच्चों में तो बच्चा सो ही जाता है, उस्ताद भी बोर, यानी कि मेरे अंदर बस इतना सही जज्बा है कि मेरे बच्चों का नुकसान नहीं हो रहा, मैं रिकॉर्डिंग करा रहा हूँ, लेकिन जो वो जज्बा होता है ना, कि बच्चे सामने बैठे होते हैं और क्लास में, और फिर मैं मिस कर रहा हूँ आप लोगों को। अच्छा जी, 1 मार्च के बाद 4 नंबर पे 1 अप्रैल, फिर 5 पे 1 अगस्त, सही है, गेम है ऊपर से, फिर 1 सितंबर पे 6, और 1 फरवरी 24 अगले साल में है, पर कोई नहीं, मैं 7 लिख देता हूँ, बाद में काट दूंगा,
वैसे मैंने आपको एक बात कह दी है कि जब आपका पीरियड, इससे बोरिंग कॉस्ट भी कैपिटलाइज निकालनी है ना, तो जब आपका काम ख़त्म हो जाए ना, सेजेशन हो जाए, वर्क कंप्लीट हो जाए, तो उसके बाद वाली कोई भी रिसीट या पेमेंट आपको लेने की ज़रूरत नहीं होती। यार चार्जर ऑन ही नहीं किया था, भी सही है। चल अब नंबरिंग आ गई हमारे पास, शुरू हो जाए अल्लाह का नाम लेके, बिस्मिल्लाह करें। 1 जनवरी 2023 पे लोन, बल्कि मैं यूं लिख दूं अगर आपको याद रहे, ताकि मतलब इजी रहे आपको समझने के लिए, 17% लोन रिसीव्ड। ये लोन के साथ 17%, ये इसका नाम ही होता है ना। अगर दो अलग अलग लोन है, इंटरेस्ट रेट अलग है, तो मैं लिख सकता हूँ 17% लोन। आप लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म लिख लें, जो मर्जी लिख लें आप, ठीक है। 17% लोन रिसीव हुआ, 17% लोन, ये ना क्या समझ लेना कि लोन का 17% रिसीव हुआ, इसका मतलब होता है ऐसा लोन जिस पर इंटरेस्ट रेट 17% है वो रिसीव हुआ। कितना? 250 मिलियन का ये लोन रिसीव हुआ, ठीक है। अब स्पेसिफिक लोन, सॉरी मैं लिख लेता हूँ, आई एम सॉरी, बल दूसरा आप यहां से पढ़ के जाए ना। और 1 फरवरी पर पेमेंट कितनी कर दी? 250। ये 1 जनवरी को अवेलेबल है फॉर इन्वेस्टमेंट, है कि नहीं है? और बोलो लेकिन चूंकि कैपिटलाइजेशन ही 1 फरवरी से शुरू हो रही है, तो जनवरी वाला जाएगा तो सही, पर पीएनएल में इनकम बनेगा। आराम सुकून से कर रहे हैं, मैं जल्दी कोई नहीं है, ठीक है ना। कोई नहीं, आज सवाल जो मैंने सोचा था एक और करवाना है, वो कोई नहीं, कल कर लेंगे, ठीक है इंशाल्लाह। तो 250 का 250 अवेलेबल फॉर इन्वेस्टमेंट है, लेकिन मैं ये वाली लकीर इसलिए नहीं लगाऊंगा क्योंकि मुझे पीएनएल नहीं बनाना। अगर बनाना तो मैं कर लेता। ओके, आगे बढ़ें। उसके बाद नंबर 2 लगा हुआ है जी 1 फरवरी 23 पर फर्स्ट कंस्ट्रक्शन पेमेंट हुई। कितनी जी? आउट ऑफ जो चीज पड़ी है वही, घर से तो ओनर भी पैसे लाए नहीं, ठीक है। ये 200 निकल गया, तो बाकी 250 में 200 क्या, तो बाकी अब ये अवेलेबल फॉर इन्वेस्टमेंट, ठीक है। अब आगे आए हम नंबर 3 पे, थोड़ी सी फनकारी अब लगा गया। नंबर 3 पे उसने अभी थोड़ा सा बैलेंस पड़ा हुआ था कि उसने 50 मिलियन जो है वो बचाकर इक्विटी मांग ली ओनर से। 1 मार्च को ओनर 300 ले आए। क्या करें 1 मार्च को? अच्छा, एक प्रेफरेंस ऑर्डर होता है, मतलब किस प्रेफरेंस में आपने यूज़ करना है फंड्स को, ये ज़रा लिख लेते हैं तो अच्छा है। प्रेफरेंस क्या रखनी है हमने फंड्स को यूज़ करने की? प्रेफरेंस ऑर्डर ऑफ फंड्स यूजेज। तो आपने सबसे पहले, अगर आपके पास कोई इक्विटी पड़ी है तो वो इस्तेमाल करनी है। इक्विटी रेज्ड स्पेसिफिकली फॉर प्रोजेक्ट। आपने ओनर से पैसा मंगवाया ही किस लिए? सबसे पहले वो लगाएं। अगर वो पैसे ख़त्म हो जाएं तो फिर स्पेसिफिक लोन ऑब्टेन्ड फॉर प्रोजेक्ट, ये यूँ लिख देता मैं, लोन ऑब्टेन्ड स्पेसिफिकली फॉर प्रोजेक्ट, ऊपर से ऊपर वाले के साथ मिल जाता, ठीक है। और फिर जनरल लोन्स यूज़ करेंगे आप, ठीक है। तो ये आपका प्रेफरेंस है यूजेज का, ठीक है। अब आपको 1 मार्च 23 को बड़े ध्यान से अब ये डेट्स देखनी पड़ेंगी, रट्टा शट्टा नहीं लगाना, हम इसलिए समझ के करते हैं। 1 मार्च 23 को क्या हुआ है जी? राइट इशू लिख दूं, राइट शेयर्स इशू हुए। राइट शेयर्स इशू हुए तो आपके पास कितना पैसा आ गया? 300 है, 300 रुपये आ गए। इधर लिख लूं? नहीं, ये मैंने सिर्फ किस लिए रखा हुआ है, मैं आज लिख ही देता हूं ताकि याद रहे। बैलेंस ऑफ स्पेसिफिक लोन्स, जान ही छुड़ाओ, ठीक है, जिसको हमने इन्वेस्टमेंट के लिए यूज करना है। इसके अलावा और कुछ नहीं इधर आने देना। तो 300 इधर नहीं लेके जाना, पर अवेलेबल हो गया।
अब इसका मतलब ये 50 जो यकम फरवरी को अवेलेबल हुआ था, ये फरवरी में भी अवेलेबल रहा और अभी मार्च में भी अवेलेबल ही होगा। अब पहले 300 यूज करेंगे तो ये इन्वेस्टेड ही रहेगा, क्योंकि इससे तो पैसे आ रहे हैं ना। ठीक है, अच्छा आगे बढ़ो। नंबर 4 क्या है? 350 रुपये ओनर्स का पैसा पहले झटके में ही कड़ाका मार गया जी। 1 अप्रैल 2023 पर सेकंड कंस्ट्रक्शन पेमेंट हुई। अच्छा, वही सिचुएशन आ गई है कि पेमेंट है ज़्यादा। प्रेफरेंस ऑर्डर क्या है? जो मैंने बनाया हुआ ये असल में प्रेफरेंस ऑर्डर ही है। हालांकि आपके दिल में आ रही होगी कि पहले स्पेसिफिक लोन आया था, पहले वो लिखते, पर मैंने तरतीब ही वो रख ली जो पक्की आपकी फुल फ्लेज रिसीट पेमेंट स्केड्यूल के, यही हमारा प्रेफरेंस ऑर्डर भी है। ठीक है, अब मामला क्या है? पड़े हैं फर्स्ट प्रेफरेंस में 300 रुपये और पेमेंट कितनी आ गई? तो कोई बात नहीं, इसीलिए तो ये सिखाया था कि ये ब्रैकेट में लिख लो। अच्छा, ये ऐसा भी हो सकता था कि ये 400 आ जाती तो भी 400 यहां लिखते। नंबर 1 300, नंबर 2 50 और बाकी 50 जनरल लोन से। बात समझ आ रही है? ऐसा हो सकता है आपकी अटेम्प्ट में जो अब आ रही है, क्योंकि बोरिंग कॉस्ट का सवाल अभी इस मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि आएगा। लास्ट में बच्चों का था ये 36 का सवाल आ जाना है, एक्सपेक्टेशन ही होती है, उस्ताद की तुक्के होते हैं, तो अब वो आ चुका है। अभी इसका सवाल इंडिपेंडेंट जो है वो एक्सपेक्ट कर सकते हैं आपके आ सकता है, इसलिए इस पर ज़रा तो नेचुरली वो उस्ताद का जोर ना अपनी इस हिसाब से हर अटैम्प्ट के अंदर चीज़ों पे लग रहा होता है ज़्यादा, उस हिसाब से पढ़ाया जा रहा होता है। वो बच्चों को नहीं पता लगता, बाद में कहते हैं ज़रा गैस दे दो। वो गैस क्या दे दो? गैस दे दो तुम्हें ताकि तुम पहुँच जाओ। अच्छा, तो 300 पहले ये यूज़ कर लेंगे और 50 जो पड़ा था ये भी यूज़ हो जाएगा। अब यहाँ पे क्या बच गया? इसका मतलब ये देखो, ये जो 50 अवेलेबल हुआ था फॉर इन्वेस्टमेंट यकम फरवरी को, ये ऐसे करके कणोक ऐसे करके आज निकल रहा है, क्योंकि दरमियान में यूज़ नहीं ना हुआ भाई। 50 अभी भी पड़ा हुआ है। 50 कब खत्म हो रहा है? आके यकम अप्रैल को, तो फरवरी पूरा, मार्च पूरा, ये 2 महीने। इस 250 पर भी 1 महीने की इनकम थी, लेकिन मेरे सवाल की रिक्वायरमेंट से वो ज़रूरत नहीं है मुझे। अगर पीएनएल कहता तो 250 के 1 महीने की इन्वेस्टमेंट इनकम ये इधर पीएनएल में बनाऊं तो अगर उसमें तो मैं लिखता, पर मैं नहीं बना रहा। ओके, क्या बनाऊं? जानने नहीं यार, सवाल पूरा करने दें, छुट्टी करने दें अब मुझे जी। हाँ जी, 50 मिलियन इंटू कितने परसेंट है? 10% है। 10% इंटू 2/12। ये कौन से 2 महीने हैं? फरवरी और मार्च। यकम अप्रैल को फिर ये खत्म हो गए। ठीक है, नेक्स्ट नंबर 5, नया लोन आ गया। पैसे मुक गए सी ना पान, नवा लोन आ गया। 340 मिलियन का लोन है यकम अगस्त 23 पर। यकम अगस्त 23 है ना, तो यकम अगस्त, ये बड़ा अच्छा लगा मुझे सवाल यार। यकम अगस्त 23 लास्ट टाइम बुक में नहीं था ना, तो शायद किसी टेस्ट में या कहीं देकर फिर किया होगा डिस्कस। बुक में है, लास्ट टाइम बुक में नहीं था ना, तो फिर वैसे टेस्ट में आया। लेकिन अब ज़्यादा अच्छा लग रहा है मुझे, ये पहले करा दी, इसने बहुत एस्पेक्ट्स को कवर कर लिया ना। किया है बच्चों ने पिछले दफ़ा भी, लेकिन ऐसे जैसे तरतीब में ये दूसरे नंबर पे आया ना पास पेपर्स में, मैं बहुत मतलब इसको अच्छा महसूस कर रहा हूँ। बड़ा अच्छा सवाल है, इस जैसा सवाल था कोई नहीं पहले असल में। तो बच्चों को टेस्ट दे आगे पीछे करके थोड़ा ये समझाया जाता था इक्विटी इस तरह से आ सकती है, ये सारा काम ना, तो इस सवाल में फिर आया बाहर। वो सेम ऐसा नहीं है, थोड़ा सा डिफरेंट है। ठीक है, करके देख लेना, आज होमवर्क ले लेना। ठीक है, अच्छा, यकम अगस्त को 19% लोन आ गया। 19% लोन मतलब जो 19% इंटरेस्ट वाला लोन है वो आ गया। कितना? कौन सा लोन है? स्पेसिफिक नहीं, स्पेसिफिक तो उसी कॉलम में आएगा। अब ये यकम अगस्त को आया है, इधर देखो, और कुछ हुआ इसी दिन नहीं, तो ये 340 अब अवेलेबल फॉर इन्वेस्टमेंट था, तो ये हमने अब ले जाना है अगली चेंज से पहले अब ये अवेलेबल है। नंबर 5 क्या हो रहा है? यही तो आया है, ये 5 ही तो था। नंबर 6, यकम सितंबर पे 180 की पेमेंट हो रही है। अब इधर देखो, यकम सितंबर 23 पर अब ये बैलेंस चेंज होना है, तो यकम सितंबर 23 तक तो ये है ना जी। ओए भाई, किसी को क्या पता कि आपका स्पेसिफिक लोन नंबर 1 है या 2 है? आपने तो इस दिन इन्वेस्ट कर दिया। किस दिन? ये यकम अगस्त को आपने इन्वेस्ट कर दिया। ठीक है, तो यकम अगस्त को इन्वेस्ट किया आपने, तो अगस्त पूरा
बस 1 महीने के लिए ये आपको इन्वेस्टमेंट इनकम देगा 10% के हिसाब से 1/12। अब यकम सितंबर को क्या हुआ भाई, 180 मिलियन की पेमेंट हुई, तो थर्ड कंस्ट्रक्शन। और भाई हर मुख्तलिफ हर साल का तरीका होता है, किसी भी तरीके से करें आंसर सेम आना चाहिए, लेकिन हम तो एक ही तरीके को लेके शुरू से चले थे ना, उसी में फिट करते जा रहे हैं चीज़ों को, ठीक है ना। अब मैक्सिमम चीज़ें यही हैं, बस अब सवाल मुश्किल होगा, बस चीज़ें यही रहनी है जी। ये ओन फंड इसीलिए लिखा, एक बड़ा हैवी सवाल है, मैं समझता हूँ, मैंने कहा था IAS 16 के अंदर सबसे हैवी सवाल पड़ा है, मेसोपोटामिया लिमिटेड, पास पेपर 18, उसमें IAS 23 का यही वाला कॉन्सेप्ट है ओन फंड्स का। तो ये समझ आ गया यहाँ पे, तो कोई टफ नहीं है, इजी है इंशाल्लाह, ठीक है। कोई पता नहीं, आज वही होमवर्क में दे दूँ। थर्ड कंस्ट्रक्शन पेमेंट 183, अब 340 में से 183 गया तो बाकी 160। अब ये अवेलेबल फॉर इन्वेस्टमेंट है यकम सितंबर को, और बस इस यकम फरवरी वाले को साइड पे कर दो। अच्छा, अब मामला पता है क्या है, मामला ये है कि यकम फरवरी तक ये 160 आपका अवेलेबल फॉर इन्वेस्टमेंट है, पर एक मसला है, मैं बना रहा हूं बोरिंग कॉस्ट टू बी कैपिटलाइज्ड की वर्किंग, तो मैंने तो 30 नवंबर पे हर चीज रोक देनी है। अगर मैं P&L बना रहा होता तो दिसंबर का 1 महीना भी इनकम आती मेरे साल में, और अगर मैं अगले साल का P&L बना रहा था तो जनवरी के महीने की 1 साल की इन्वेस्टमेंट, 1 महीने की इन्वेस्टमेंट इनकम भी उसमें आती। पर बात बहुत आगे निकल गई है, मैं तो सिर्फ निकाल रहा हूं बोरिंग कॉस्ट टू बी कैपिटलाइज्ड। तो यहां पर मैंने लिखा क्या है जी, डेट है बोलो, जब कंप्लीट हो रहा है काम, 30 नवंबर 2023। मैंने वैसे ही लिखा कि यहाँ पे क्या हो गया जी, वर्क कंप्लीट हो गया। अब वर्क कंप्लीट हो गया है तो मुझे यहाँ पर अपने सवाल के हिसाब से रोकना पड़ेगा सब कुछ, ठीक है। लेकिन अगर मैं P&L बना रहा होता फॉर द ईयर एंडेड हमारा साल, तो फिर दिसंबर वाले महीने की भी P&L में इनकम जाती, और अगर अगले साल का भी बना रहा होता तो अगले साल के पहले महीने भी ये अवेलेबल है 160। ये तो जाके यकम फरवरी को पे हो रहा है सर, बस खत्म कर रहा हूँ, ठीक है जी। तो इसको जरा बताओ जी, 160 जो है ये सितंबर पूरा, अक्टूबर पूरा और नवंबर पूरा आ जाएगा जी। कितना, 160 इंटू 10% इंटू 3/12। तो आंसर बताओ जी, इस सारे का आंसर बता दो। बड़ा ही ज़बरदस्त सवाल, मज़ा आ गया कसम से, वेरी वेरी टेस्टी जी। तुसी भी कर लो भाएं, तुसी कि मेरे वलीमे ते आए हो दूजे ते, रिकॉर्ड तो नहीं किया ये, अच्छा जी हैं। हाँ, हम मुफ्ता लगाते हैं यहाँ पे बैठ के। मैं सोच रहा हूँ बस कल से किसी 1-2 गर्ल्स को बुला लेता हूँ, आप लोग घर ही बैठो कैलकुलेशन की, जिनको आदत नहीं है, मैं देख लूँ सोल्यूशन से जाके, फिर दसो फिर 7.67। और ये जनाब आ गया इधर, बोलो यार जनरल लोन ही नहीं आया, 49.28 जनरल लोन कोई नहीं। चलो लिख दूँ, रौनक लगी रहेगी। इंटरेस्ट एक्सपेंस ऑन जनरल लोन्स जी, ये भी 0 हो गया, और 49.28 लें जी, वेरी ब्यूटीफुल क्वेश्चन।